नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी दबाते चलें और साथ में घंटी भी बजा दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं या नया लाइव करूं तो आपको खबर मिल जाए। आज हमारे साथ हैं एक मेहमान संदीप जैन, ट्रेडस्विफ्ट सिक्योरिटीज के, और हम चर्चा करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों पर। लेकिन उनसे बात करूं इससे पहले मैं जरा एक नजर में आपको बता दूं कि रिलायंस के नतीजों में है क्या। तो 40% के लगभग 39% के आसपास प्रॉफिट में गिरावट आई है। यह Q4 का रिजल्ट है। पिछले साल की चौथी तिमाही के मुकाबले इस साल की चौथी तिमाही में 6,348 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया है कंपनी ने। और ये जो बाजार का अनुमान था उससे कम है, लेकिन जिस हालत में ये रिजल्ट आया है, जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, उसमें इस तरह के कमजोर रिजल्ट का अनुमान था। साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अब तक का सबसे बड़ा राइट्स इशू लाने का ऐलान किया है, जिसको मदर ऑफ ऑल इक्विटी फंड रेजिंग कहा जा रहा है। 53,215 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और कंपनी ने सैलरी कट का भी अनाउंसमेंट किया है। और मुकेश अंबानी ने पूरे साल, कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी पूरे साल तनख्वाह नहीं लेंगे, ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। इसके अलावा जो बड़ी हाइलाइट्स हैं उसमें एक बड़ी बात बताई गई है कि एनुअल एबिटा 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है पहली बार। डिजिटल सर्विसेज, जहां सबसे ज्यादा ध्यान अब इस कंपनी का होने जा रहा है, तो डिजिटल सर्विसेज में ईयर ऑन ईयर यानी पिछले साल की इस तिमाही के मुकाबले ये चौथी तिमाही में 42.9% का उछाल है। 6,452 करोड़ रुपए इसका एबिटा आया है क्वार्टरली। और डिजिटल सर्विसेज में एनुअल रेवेन्यू राइज जो है वो 40% से ऊपर का है। और इसी तरह रिटेल में भी 24.8% का रिटेल का राइज दिखाया जा रहा है, उछाल दिखाया जा रहा है पिछले साल के मुकाबले। और साथ में 6.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है रिलायंस ने। और जो जियो की, अब क्योंकि जियो आपको पता ही है अलग कंपनी हो रही है, तो जियो के बारे में 38 करोड़ 80 लाख भारतीयों के लिए ये डिजिटल लाइफलाइन बन चुकी है। ये कंपनी बता रही है 2 करोड़ 40 लाख सब्सक्राइबर्स इस तिमाही में जुड़े हैं और 1% से भी कम जो ग्राहक हैं इनके गए हैं, ये कंपनी का कहना है। तो एक तरह से कंपनी अपनी तरफ से जो आंकड़ा दिखा रही है उसने काफी अच्छी खबरें दी हैं। लेकिन ये रिजल्ट जानकारों को कैसा लग रहा है, वो क्या कहते हैं इस पर, और माइंड योर बिजनेस पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों को एनालाइज करने के लिए हमारे साथ हैं ट्रेडस्विफ्ट सिक्योरिटीज के संदीप जैन। आप लोग जानते हैं इन्हें, वर्षों से देख रहे हैं, ये बड़ी कंपनियों के नतीजों पे इस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। आज पहली बार वन आलोक जोशी मेरे चैनल पर हैं ये। संदीप जी, माइंड योर बिजनेस में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच आलोक जी इनवाइट करने के लिए। देखिए मजा आया, नाम तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा माइंड योर बिजनेस चैनल का, और इस चैनल पे आपसे रूबरू होने का मौका मिला पहली बार। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड इट्स अ वेरी यूनिक प्लेटफॉर्म। संदीप जी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आए हैं, कंपनी ने तो उसमें बताया अपनी तरफ से 1 लाख करोड़ का एबिटा क्रॉस कर लिया और पिछले साल के आखिरी क्वार्टर के मुकाबले, हालांकि जो प्रॉफिट का इस वक्त माहौल है उसमें उम्मीद थी, आशंका थी कि कंपनी के जो नंबर्स आएंगे वो उतने शानदार नहीं होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे सीधे, क्योंकि मैं उसमें अपनी तरफ से कोई राय दिए बिना आपकी राय पहले जानना चाहता हूं, आपके हिसाब से रिजल्ट कैसा है? मैं मिक्स्ड ही कहूंगा। देखिए आलोक जी, रिजल्ट्स, नेट प्रॉफिट गिर के आया, एक मुश्त घाटा था उसकी वजह से भी गिर के आया। फिर इतना बड़ा जियो का कंट्रीब्यूशन होने के बाद भी अगर नेट प्रॉफिट इतना कम आ रहा है तो सर्टेनली मुझे लगता है, और प्लस एक अदर इनकम का भी कंपोनेंट है, तो जो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स है उस फ्रंट पे कोई बहुत ज्यादा मुझे इंप्रेस नहीं किया। बट सर्टेनली जियो का परफॉर्मेंस ने बहुत इंप्रेस किया। और एक क्लियर कट ये चीज हो गई है कि ओल्ड इकोनॉमी बिजनेसेस और न्यू इकोनॉमी बिजनेसेस, जो कि मैं बहुत सालों से कहते आया हूं, और पिछले 4-5 सालों में तो इस कंपनी ने क्लियरली ये चीज तो एस्टैब्लिश कर दी कि ओल्ड इकोनॉमी बिजनेसेस को वो लोग
लो मार्जिन बिजनेस मानते हैं और लो ग्रोथ वाले बिजनेसेस है, और जो न्यू इकोनॉमी बिजनेसेस है वो फैंटास्टिकली ग्रो भी किए हैं। भले वो रिटेल का बिजनेस हो वो भी पिछले 2-3 क्वार्टर से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जियो ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस शुरू किया। 2017 अक्टूबर का क्वार्टर जो था वहां से लेकर अब तक प्रॉफिट्स बढ़ते ही जा रहे हैं और करीब इस बार 2300 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। बट फिर मैं ये कहूंगा कि आरपू के फ्रंट पे बहुत इंप्रेस नहीं किया। $130 के लगभग मुझे लग रहा था कि और भी बेहतर आना चाहिए, बट फिर भी ऐसा लगता है कि आने वाले क्वार्टर में हो सकता है आरपूस ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि अप्रैल का जो महीना था वहां पे डेटा का कंजम्पशन बहुत जबरदस्त हुआ है, सर्टेनली लॉकडाउन की वजह से। बट एक चीज और, ये क्वार्टर जो था इसमें लॉकडाउन का इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं था, लास्ट के 10 से 15 दिन का था। बट आने वाले क्वार्टर में जो ऑयल एंड गैस में जो कोहराम मचा है उसका इंपैक्ट मुझे लगता है कि इनके बैलेंस शीट पे दिखेगा। बट रिजल्ट में काफी स्वीटनर्स है, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से ऑलरेडी एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस ये स्टॉक दे चुका है, तो ऐसा लगता नहीं कि मार्केट बहुत बड़ा थम्स अप मंडे के दिन देगा। ओके, तो आपने कहा कि रिजल्ट में बहुत सारे स्वीटनर्स हैं, तो इसमें जो और अच्छी बातें हैं वो क्या दिख रही हैं आपको? अगर मैं कहूं कि आप अच्छी बातें बताइए और चिंताएं क्या दिख रही हैं? देखिए, अच्छी बातें बहुत सारी है। सर्टेनली ये चीज तो माननी पड़ेगी कि ये कंपनी हर बार कोई ना कोई बड़ा सरप्राइज देती है। हर क्वार्टरली रिजल्ट में पहले नेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे, इस बार एक नया चीज जो आया, जो कि वैसे राइट्स इशू का अनाउंसमेंट कर चुके थे, बट राइट्स इशू में भी देखिए 14% डिस्काउंट पे राइट्स इशू ला रहे हैं और करीब 54,000 करोड़ के लगभग का राइट्स इशू है। और उसमें एक जो बढ़िया चीज की है वो 25% आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट देना है। तो हर बार कोई ना कोई नई चीज ये कंपनी लाती है रिटेल इन्वेस्टर्स के फ्रंट पे, और इस नर्व्स को बहुत बखूबी ये कंपनी पहचानती है। और रिटेल इन्वेस्टर्स का जो कल्ट है इंडिया में, इक्विटी का जो कल्ट है, ये नहीं भूलना चाहिए कि रिलायंस ने ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसमें। तो ये एक बहुत बड़ा स्वीटनर है। डिलीवरेजिंग का जो इनका थीम था 31 मार्च 2021 तक, डिलीवरेजिंग के ऊपर काफी बड़ा फोकस कंपनी का है, और सर्टेनली देखिए उस पे खरे उतरे हैं। जो फेसबुक की डील है वो एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट रहा है। और दूसरा पॉइंट जो इन्होंने साथ में कहा है कि और भी एलओआईज आए हैं ऐसे, और इसी वैल्यूएशन पे ये लोग और भी किसी को 9.99 10% के लगभग की स्टेक बेच सकते हैं, तो इसको मार्केट बड़ा पॉजिटिवली लेगा। और तीसरा जो इनका खास बात ये आई है कि ऑयल एंड गैस बिजनेस को ये लोग अलग करेंगे, और जब हाइव ऑफ करेंगे और दूसरे दो बिजनेसेस खड़े होंगे तो एक वैल्यू अनलॉकिंग का सर्टेनली एक बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये 3-4 जो चीजें हैं वो काफी बड़ी पॉजिटिव है। आरपूस इस क्वार्टर में बढ़ेगा जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बोला, और जो एबिटा है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर पहली बार कंपनी ने पोस्ट किया है, जो कि एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। और मुझे ऐसा लगता है कि एबिटा अगर 1 लाख करोड़ के ऊपर आया है और डिलीवरेजिंग अगर ये लोग कर लेते हैं, राइट्स इशू है, 1 लाख करोड़ और इकट्ठा करने की बात चल रही है, तो जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो कम होगा, तो सर्टेनली ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा लॉन्गर रन में। बट अगेन मैं एक बात यही कहूंगा कि जो इतना बड़ा जो रन अप आया है, इतना बड़ा जो इस मार्केट में आउट परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों में जो 3-4-5 दिनों में दिखाया है, ये सब कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड ऐसा लगता है कि प्राइस में है। जी, यानी कि लोग पहले से कुछ उन्हें उम्मीद थी कि कुछ अच्छा आने वाला है, तो इसलिए कोई तेज उछाल दिखने के आसार आपको नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आपसे पूछूं मैं, आप क्या करेंगे रिलायंस के शेयर में कल? क्या करेंगे? देखिए, मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो सर्टेनली इन्वेस्ट करने की राय दूंगा। मतलब जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, और कहीं भी डिक्लाइंस आए तो सर्टेनली स्टॉक को लेना चाहिए, क्योंकि देखिए जो राइट्स का जो स्वीटनर है उसको सर्टेनली रिटेल इन्वेस्टर्स अवेल करना चाहेंगे। और ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि जियो का जो बिजनेस है वो बहुत रोबस्ट अब हो चुका है। रिटेल का बिजनेस भी और बेहतर ये लोग करेंगे, और दो जब विंग्स अलग अलग होंगी, न्यू इकोनॉमी बिजनेस और ओल्ड इकोनॉमी बिजनेस, तो मुझे लगता है कि लॉन्गर रन में तो सर्टेनली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा फायदे का सौदा होगा। बट शॉर्ट रन में और ट्रेडर्स लोग के लिए मैं ये बोलूंगा कि एक बार बहुत बड़ा मूव दे चुका है, और मार्केट्स अगर ब्रॉडर मार्केट्स नहीं परफॉर्म करते हैं, कल को लॉकडाउन खुलने के बाद रिवाइवल नहीं दिखती इकोनॉमी में, और सारे इश्यूज भी आएंगे सामने। अभी तो क्या लॉकडाउन के दौरान एक बेनिफिट ऑफ डाउट रहता है, भ्रम बना रहता है कि चीजें कितनी बुरी होगी वो नहीं पता। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, जिनको लेना है वो डिक्लाइंस का वेट करे, अपॉर्चुनिटी टाइम आएगा ऐसा मेरा मानना है। और लॉन्गर रन के लिए होल्ड करके रखने की राय रही। जी, राइट्स पे आपने कहा कि राइट्स जो बहुत बड़ा स्वीटनर है और इस वक्त उसको
मैंने राइट्स का जिक्र किया और कहा कि ये बहुत बड़ा स्वीटनर भी है ये राइट्स, लेकिन मैं जब राइट्स का आंकड़ा देख रहा हूं तो मुझे, जब रिटेल इन्वेस्टर की नजर से देख रहा हूं, 15 पर 1। अब आप सोचिए, जिसके पास 50 शेयर है, 100 शेयर है, उसको क्या मिला? 3 शेयर, 6 शेयर मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा बड़े लोगों के लिए तो इसमें इंटरेस्ट है, जिनकी बड़ी होल्डिंग है, या हो सकता है बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर इसमें पैसा न लगाएं तो प्रमोटर ही अपना पैसा डालें, या वो किसी को, जैसे बोलते हैं ना, राइट्स रिनाउंसिएशन हो जाता है, दूसरे को रिनाउंस हो जाए, तो वहां का पैसा है। क्या ऐसा होगा कि रिटेल के लिए इसमें कोई बहुत, जैसे आमतौर पे लोग राइट्स के पहले कम राइट में खरीदते हैं, इसमें कोई आपको इस तरह का लगता है कि राइट लेने के लिए शेयर खरीदा जाए? देखिए ऐसा नहीं है। देखिए रिलायंस और दूसरी कंपनियों को देखिए आप कैटेगराइज तो करना पड़ेगा कि दोनों अलग अलग। एक रिलायंस को मार्केट अलग तरीके से लेता है और हर कोई भी मूव रिलायंस का आता है, पास में कोई भी अगर आईपीओ जाए, कोई भी एक्शन होता है कॉर्पोरेट का, वो बहुत बड़ा और बहुत सीरियसली लिया जाता है। और आप देखिए सबसे बढ़िया बात है कि राइट्स में इन्होंने एक चीज जो अच्छी की है वो 25% का सब्सक्रिप्शन अमाउंट। आप 100 शेयर 50 शेयर देखिए रिलायंस के रहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी आज 100 शेयर मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है और रिटेल इन्वेस्टर्स काफी निवेशित, आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स होंगे इन्वेस्टर्स के इसी पर्टिकुलर कंपनी में। तो मैं ये मानता हूं कि, और कई लोग राइट्स को अवेल करने के लिए 100 शेयर 50 शेयर लेंगे। और अगेन मैं इसीलिए साथ में ये भी एक कैविएट में दिया हूं कि थोड़ा वेट करना चाहिए नीचे आने का, क्योंकि वहां पे फिर एक चीज ये सही रहेगी। बाकी देखिए कंपनी की ग्रोथ प्लान्स बहुत बड़े हैं और जिस तरीके से इनका जो डिजिटल कारोबार है, जो न्यू इकोनॉमी बिजनेसेस हैं, इनमें रोबस्ट वे से जो कंपनी ग्रो कर रही है, तो मुझे लगता है कि उसका एक अच्छा हिस्सेदारी राइट्स के जरिए और ओवरऑल इस बहाने खरीदना भी हो जाएगा। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि देखिए ऐसे मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज वैसे लेने में बहुत डर लगता है। इनफैक्ट आईटी, फार्मा, एफएमसीजी इन्हीं कंपनियों के बारे में ज्यादा राय दे रहे थे, बट रिलायंस ने जिस तरीके का आउट परफॉर्मेंस दिया है, और ऑयल एंड गैस में होते हुए भी, पेटकेम में होते हुए भी, जहां पे ऑलरेडी बहुत काफी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स आएंगी आने वाले दिन में, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन है राइट्स का। फिर उसके बाद शायद ये जब ओवर होगा तो उसके बाद जो दो कंपनियों का जो ये वैल्यू अनलॉकिंग होगी, न्यू इकोनॉमी और ओल्ड इकोनॉमी, ऑयल टू गैस को लोग एक कंपनी में रखेंगे और दूसरे में लोग न्यू इकोनॉमी बिजनेसेस जियो को अलग करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स निवेशित रहेगा। बाकी आपकी बात से मैं थोड़ा सहमत हूँ कि 50 शेयर पे हाथ क्या लगेगा, 3 शेयर ही लगे भले, बट ठीक है जैसा भी है। तो वो 50 शेयर जो लेता है, 100 शेयर जो लेता है, या जो 25 शेयर लेता है, तो सबके लिए अपने अपने एक प्रोपोर्शंस होते हैं, मैं ऐसा ही मानता हूँ। जो ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए कुछ डिफरेंट रहता है। सो ओवरऑल इस चीज का फायदा तो सर्टेनली इन्वेस्टर्स उठाएंगे, और मेरी राय ये भी रहेगी कि उठाएं। जी, तो मतलब आपकी राय में ये बिल्कुल साफ है कि अभी आप ये, भले ही आपको लग रहा हो कम शेयर मिल रहे हैं, लेकिन रिलायंस में इन्वेस्टमेंट छोड़ना नहीं चाहिए, मौका मिले तो नीचे स्तर पे करना चाहिए। और जो राइट्स में मिलेगा वो ठीक है, लेकिन आगे जो जहां नजर होनी चाहिए वो है जियो का पब्लिक इशू आ सकता है, या इसी में से आपको 1 पर 1 शेयर, 2 पर 1 शेयर उस नई कंपनी का मिल सकता है। उस वक्त आपको ये जो जो आपने कहा सरप्राइज एलिमेंट ये कंपनी लाती रही है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, तो किसी भी दिन ला सकती है। तो रिलायंस के रिजल्ट्स पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। माइंड योर बिजनेस में आपने पहली बार अपना चेहरा दिखाया, पहली बार दर्शक मैंने मेरा माइंड लगाया आपके माइंड योर बिजनेस चैनल पे, जी वॉइस के साथ माइंड भी लगाया। थैंक यू सो मच फॉर दैट जी। आलोक जी। तो एक मैं दर्शकों के साथ एक आग्रह कर लूं, एक तो पहले आपको मैं सफाई कर दूं कि देखिए मैंने जो बात की, संदीप जी ने जो बात की, इसमें से कोई भी आपके लिए व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आप जयपुर में रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, आप संदीप जी से डायरेक्ट एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप इनके ग्राहक बने और इनकी वेबसाइट पे जाके देखें, तब वो राय आपकी मानी जाएगी। इस वीडियो को देखकर आप कोई एक्शन करते हैं तो उसके लिए न मैं जिम्मेदार होऊंगा, न संदीप जैन जिम्मेदार होंगे। इसके लिए आप अपनी रिसर्च करें या अपने क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लें, ये बहुत जरूरी है। और आखिर में ये आग्रह भी करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचित जोड़िए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना भी न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।